सो हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक सेकंड डेडिकेटेड एमसीक्यू सेशन ऑन साउंड वेव चैप्टर। आप सभी को मालूम होगा हमने साउंड वेव चैप्टर के ऊपर एक तो पहला लेक्चर पढ़ा था जहां पे हमने ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर करा था। फिर एक हमने सेशन और पढ़ा जहां पर हमने इको रेवरेशन और ह्यूमन एयर के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि एक और मैं डेडिकेटेड एमसीक्यू सेशन लेकर आऊंगा क्योंकि इससे पहले एक ला चुका हूं जहां 20 एमसीक्यूज लिए थे मैंने। तो जो मैंने बताया था नेक्स्ट वाला लेकर आऊंगा वहां पर इको रेवरेशन ह्यूमन एयर इस पर भी जो सवाल बन सकते हैं वो सब हम कवर करेंगे। दोस्तों इस पूरे लेक्चर के अंदर ओवरऑल मैंने कोशिश की है कि पूरे साउंड वेव्स में से सवालों को उठाया जाए, ह्यूमन एयर पर्टिकुलरली, इको एंड रेवरेशन पर्टिकुलरली, उसमें से तो है ही है। ये सभी एमसीक्यूज जो है आपको पिछले एग्जामिनेशंस में देखने को मिले हुए होंगे अगर आप प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज जो है वो चेकआउट करते हो, और आने वाले जेकेएसएसबी एसएससी के कई सारे एग्जामिनेशंस में ये आपको सवाल जो है देखने को मिलेगी। इट डजंट मैटर कि आप किस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, अगर उसका सिलेबस साइंस है, अगर उसके साइंस के सिलेबस के अंदर फिजिक्स में ये जो चैप्टर है साउंड वेव वो दिया गया है तो आपको सवाल इसमें से देखने को जरूर मिलेगा। और बहुत बार ऐसा भी होता है चैप्टर सिलेबस जो है उसके अंदर नहीं दिखाया गया होता है बट फिर भी उसमें से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपकी इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को बढ़ाने के लिए कई जगहों पे ये काम आ सकता है आपको, इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको कि इसको बहुत अच्छे तरीके से लास्ट तक समझिएगा, पढ़िएगा। मैं हूं पंकज कपूर, आप सब देख रहे हो द मंजिल भारत यूट्यूब चैनल। लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। चलिए, कोशिश की है मैंने कि हर एक एमसीक्यू के साथ कोई ना कोई फिगर जो है वो उसके रिलेटेड आपके सामने रखूं ताकि आपको देखने में और समझने में आसानी हो। पहला एमसीक्यू क्या है, रीड करिए। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन एयर कलेक्ट साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। हमारे ह्यूमन एयर का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो कि सराउंडिंग से साउंड को कलेक्ट करता है और अंदर की ओर भेजता है। तो ये आपको मैंने बताया था, ये वही हिस्सा है जो कि आप फिजिकली टच कर सकते हो। और फिजिकली हम जब टच कर सकते हैं ह्यूमन एयर का आउटर पोर्शन को ही टच कर सकते हैं और इस आउटर पोर्शन को बोला गया जाता है, इस आउटर पोर्शन को बोला जाता है दोस्तों पिन्ना। याद आप सभी को? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो पिन्ना है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब आप इस पिन्ना को लोकेट करना चाहते हो इस फिगर के अंदर तो ध्यान से लोकेट करने की कोशिश करें। मैंने ऑलरेडी जब ह्यूमन एयर पढ़ाया था मैंने उसमें हर एक पोर्शन के बारे में बताया था। देख लीजिए दोस्तों, ये जो पोर्शन है ना, ये आउटर एयर वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं, PINNA, पिन्ना। और यही पोर्शन जो है क्या करता है, बाहर से जो भी आवाजें आ रही होती है उनको अंदर की ओर लेकर जाता है। अब आप बोलो कि सर एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे दीजिए, बाकी पोर्शन क्या करते हैं। तो ये था आउटर एयर, फिर एक रहता है मिडल एयर जिसके अंदर क्या था, 3 बोन्स थी, इनकस थी, स्टेप्स थी और क्या थी, मैलियस। मैलियस का नाम क्या था, याद करो दोस्तों, हैमर दूसरा नाम, स्टेप्स स्टिरअप, याद है आप सभी को। और इनकस का क्या नाम था, एनविल। ये तीनों बोन्स के अलग अलग नाम है। सबसे छोटी बोन कौन सी थी, स्टेप्स। ये मैं रिवीजन दे रहा हूं, क्विक रिवीजन, हालांकि ये सवाल अभी आगे आपको देखने को भी मिलेंगे। अच्छा, मिडिल पोर्शन जो है, ये सारा मिडिल पोर्शन ये क्या करता है, ये इस जो भी साउंड सिग्नल बाहर से आ रहे हैं उनको एम्पलीफाई करता है, उनकी इंटेंसिटी को बढ़ाता है और फिर उसके बाद ये भेजता है आगे। अब आगे कौन सा पोर्शन है, आगे हमारा है इनर ईयर। वो क्या करता है, वो इन सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में और माइंड या ब्रेन की तरफ भेजता है। तो ये पूरा पोर्शन था जो ह्यूमन एयर में हमने पढ़ा। ऑल्दो हम बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूं, बट जितनी चीजें मुझे मालूम है जो जरूरी है जेकेएसएसबी एग्जामिनेशंस के लिए, जो जरूरी है एमसीक्यूज के लिए, वो सब मैं आपको बता रहा हूं। तो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दैट कौन सा हिस्सा है ह्यूमन एयर का जो कलेक्ट करता है साउंड सराउंडिंग्स से, तो वो दैट इज व्हाट, आउटर एयर। और आउटर एयर को क्या बोलते हैं, पिन्ना। तो ऑप्शन ए। वैसे और ऑप्शंस क्या दिए थे आप एक बार वो भी देख लो। हैमर, अरे हैमर जो है ये तो मैलियस है, यानी कि ये तो एक बोन थी। फिर कॉकलिया, कॉकलिया तो ये है जहां पे आपको याद होगा मैंने बताया था फ्लूइड होता है। फिर स्टेप्स, ये तो सबसे छोटी बोन होती है हमारे कान के अंदर। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, पिन्ना इज द राइट वन ऑप्शन। क्वेश्चन सेकंड, अभी मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन रीड करते साथ आपको आंसर मिलना चाहिए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी लोकेटेड इन द मिडल ईयर। ऐसी कौन सी सबसे छोटी बोन है जो कि ह्यूमन बॉडी में है और वो लोकेट होती है मिडल ईयर में, तो बताइए कौन सी। अभी मैंने पीछे ही बताया, स्टेप्स। ये तो स्टेप्स है जो आपको अगर विजुअलाइजेशन करानी है तो आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला पोर्शन, दिस वन। वीडियो को लैंडस्केप मोड पे देखिएगा और थोड़ा जूम करिएगा, ये आपको दिख रहा होगा स्टेप। ये जो स्टेप है दोस्तों, इसी का दूसरा नाम मैंने आपको क्या बोला था, STIRRUP, यानी कि स्टिरअप। और यही स्टेप जो है ये स्मॉलेस्ट बोन है हमारे पूरे शरीर के अंदर। और ये रियलिटी में कहां पर पाई जाती है, यानी फिजिकली कहां पाई जाती है, शरीर के कौन से हिस्से में पाई जाती है, कान के हिस्से में।
और कान का भी कौन सा हिस्सा रहता है? मिडिल ईयर। तो डन हो गया स्टेप्स, ऑप्शन ए दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं दोस्तों तीसरे सवाल में। Which structure in the air is responsible for converting waves into electrical signals? ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है कान में जो कि रिस्पॉन्सिबल है कन्वर्ट करने के लिए साउंड वेव्स को जो बाहर से आ रही है उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कन्वर्ट करने के बाद वो भेजता है किसमें? माइंड या ब्रेन तक। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है फिर आगे दिमाग तक भेजता है। तो मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था कि ये जो सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है ना, इनर ईयर, ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो बाहर से साउंड वेव्स आ रही होती है उनको क्या करने में। देखो ये मिडिल ईयर करेगा एम्पलीफाई, फिर वो रहेंगी तो साउंड सिग्नल ही, तो साउंड सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। कौन सा? इनर ईयर। तो इनर ईयर ऑप्शन में है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब साफ है, मुझे ऑप्शंस को भी बड़े ध्यान से देखना है। अब देखिए यार, ऑसिसल्स जो है ये तो क्या थी? ये 3 बोन्स थी। ऑसिसल्स क्या थी? ये 3 बोन्स थी। कौन कौन सी? अगेन वही इनकस, एनविल, स्टेप्स, स्टिरअप, मैलियस, हैमर। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हुआ। फिर ऑल्टरी कैनाल, ये भी ऑप्शन नहीं है। ये जो कैनाल हो गया, ये जो रास्ता होता है उसी को बोलते हैं पिन्ना, ये तो मैंने अभी बताया था। आउटर एयर होता है, ये भी ऑप्शन नहीं है। रहा क्या दोस्तों? ऑप्शन बी, दैट इज व्हाट? कॉक्लिया। यस, यही हमारा सही जवाब है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनर एयर के अंदर क्या पोर्शन था? यही वाला पोर्शन जिसे क्या बोलते हैं? कॉक्लिया। और कॉक्लिया जो है यही कन्वर्ट करता है किसको? साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो ये था दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन। डन? थोड़ा सा विजुलाइज भी कर पा रहे होंगे आप। क्लियर है? चलें आगे, क्वेश्चन 4 पे आते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 3 ऑसिसल्स फ्रॉम द एयर ड्रम टू द यूस्टैचियन ट्यूब? ओके, इंटरेस्टिंग सवाल है ये, और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं जेकेएसएसबी में ये सवाल आए या ना आए, बट किसी न किसी एग्जाम में ये सवाल जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक अच्छे लेवल का सवाल है। ये वही बच्चा आंसर कर पाएगा जिसने ह्यूमन एयर की पिक्चर देखी होगी। अगर पिक्चर नहीं देखी होगी और आपको नॉलेज पूरी है ह्यूमन एयर के बारे में, तो भी आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे। क्यों? इसने बोला क्या? बोल रहा है जब साउंड की ट्रांसमिशन होती है तो क्या एक करेक्ट ऑर्डर है, क्या एक सीक्वेंस है उन तीनों हड्डियों का, तीनों ऑसिसल्स का। बट शुरुआत कहां से करनी है आपने? एयर ड्रम से। तो एयर ड्रम बाहर से शुरुआत करनी है आपने, और जाना कहां तक है? यूस्टैचियन ट्यूब तक, मतलब यहां तक जाना है। यानी द एग्जामिनर इज आस्किंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑर्डर ऑफ दीज ऑसिसल्स। तो लेफ्ट से राइट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। सबसे पहले कौन सी बोन आती है? ये वाली बोन। देखो ये वाली बोन का जो ऑर्डर है इससे पहले है, तो वो कौन सी होगी? मैलियस, यानी हैमर जो है वो सबसे पहले आता है। उसके बाद कौन सा आता है दोस्तों? ये इनकस, क्या नाम है इसका? एनविल। इनकस उसके बाद आता है। लास्ट में क्या आता है? स्टेप्स, क्या नाम है इसका? स्टिरअप। ये बार बार नाम इसीलिए लिख रहा हूं ताकि रिविजन हो जाए आपको। यानी मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। हालांकि यही 4 ऑप्शंस में नाम दिए हुए हैं, बस इसका ऑर्डर बताना था आपने फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले अब आप याद रखिएगा, मैलियस आता है, फिर इनकस आता है, फिर स्टेप्स आता है। और अगर आपको फिगर याद नहीं भी है, क्योंकि आपको फिगर सामने देखने को मिलेगी तब आप ये याद कर पाओगे, है ना। मैं कह रहा हूं फिगर याद नहीं भी है तो आप ये याद रख लीजिए, MIS, मिस। अरे मिस तो सभी को याद होता ही है, ये कौन भूलता है। तो मिस की अगर मैं बात करूं, M स्टैंड्स फॉर व्हाट? मैलियस। I for what? Incus. And S for what? Stapes. तो ये मैंने सिर्फ लर्न करने का एक पॉइंट बना दिया, मिस। तो ये ऑर्डर रहेगा आपका। क्लियर हो गया? मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5th, 5वें सवाल पर आते हैं। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशंस। अरे ये तो अलग से हमने टॉपिक पढ़ा है, और वो टॉपिक में बड़े सही तरीके से हमने देखा था वो किस किस चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। डेप्थ ऑफ ओशंस को मेजर करने के लिए, लोकेट करने के लिए अंडर वाटर लाइंग ऑब्जेक्ट्स, दुश्मनी पनडुब्बियों को लोकेट करने के लिए, या फिर जो जहाज टूट गए होते हैं उनका कचरा, या फिर उनके जो रैक्स, उनके जो हिस्से पड़े होते हैं उसको ढूंढने के लिए, फिश के शोल्स को ढूंढने के लिए, पूरे जत्थे जो फिश के ओशंस के जरिए घूम रहे होते हैं, आप उनको अगर लोकेट करना चाहते हो, यानी वो हर एक चीज जो पानी के अंदर है जिसको नॉर्मली लोकेट करना मुश्किल है, तो आप उसको उस इंस्ट्रूमेंट, उस डिवाइस, उस टेक्निक के जरिए लोकेट कर सकते हो। उस टेक्निक का नाम, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम आपसे पूछा गया दोस्तों, सोनार। ऑप्शंस बाकी अगर आप देखोगे, वोल्ट मीटर, अरे ये तो वोल्टेज मेजर करता है, लिख देता हूं मैं आपके लिए। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? वोल्टेज।
स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? ऑब्वियसली स्पीड। रडार, रडार क्या मेजर करता है? ये बेसिकली आप बोल सकते हो रडार के जरिए जो दुश्मनी कहां पे, आसमान में, ठीक है, वहां कोई चीज आ रही हो अगर, तो हम रडार के जरिए वो लोकेट करते हैं। और रडार सिग्नल्स जो है वो भी ट्रैवल भेजता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है। गूंग, ये जो सुनते हो ना आप 10 बजे जो टाइम होता है तो हॉर्न बजता है या फिर कोई बेल बजती है, पूरे जम्मू में होता था पहले, ऐसा अब नहीं होता है, तो उसको भी रडार बोल सकते हो, बोलना चाहो। बट सोनार, सोनार जो है ये वो है इंस्ट्रूमेंट, ये वो है डिवाइस, और ये वो है टेक्निक जिसका इस्तेमाल हम करते हैं डेप्थ ऑफ ओशंस को मेजर करने के लिए, यानी ओशंस की गहराई कितनी है। तो आपके समझ के लिए मैंने आपके सामने एक फिगर जो है वो भी बना के रख दी है। ये फिगर देखिए, होता क्या है कि यूज तो एक बोट का ही होगा। अब बोट के अंदर नीचे वाले पोर्शन में क्या रखा होगा, उन्होंने ट्रांसमीटर रखा होगा। वो ट्रांसमीटर क्या करेगा, सिग्नल जो है उसको नीचे की ओर भेजने की कोशिश करेगा। अब देखो समुद्र का पानी है, बट एक मोमेंट पे आके कहीं ना कहीं जमीन भी तो होगी, तो यही सिग्नल्स जो पहले आ रहे थे नीचे, अब वो देखो नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो अब देख रहे हो, देखो ये वाला पोर्शन जो है ना, ये सिग्नल का नीचे जाना है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। फिर बाद में रिफ्लेक्शन के बाद देखो सिग्नल वापस ऊपर भी आ रहे हैं। अब सिग्नल जो वापस ऊपर आ रहे हैं इसी को क्या बोलेंगे कि रिसीव कर दिया उन्होंने, तो यानी कि रिसीवर, यहां ट्रांसमीटर भी लगा है जो सिग्नल्स को भेज रहा है, यहां रिसीवर भी लगा है जो सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है। क्लियर हो गया पॉइंट? ये रिटर्न इको है, रिटर्न इको, ये साउंड या पिंग्स है, ये जो मैं एरोस बना रहा था, तो इसे भूल जाओ आप। तो मेनली यही सिग्नल जब वापस आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये दूरी, कि ये दूरी कितनी है, जितनी ये दूरी होगी उतनी तो डेप्थ होगी इस ओशन की, हम वो मेजर कर सकते हैं। अब फिगर में ये चीज मैंने आपको दिखानी थी इसलिए बड़ी करीब दिख गई आपको जमीन, बट रियलिटी में ये जमीन बड़ी नीचे जाकर होती है। तो दोस्तों यही वो इंस्ट्रूमेंट है, यही वो डिवाइस है जिसका नाम क्या हो गया, सोनार। डन? क्लियर है? चलें आगे। चलिए, मूविंग टू क्वेश्चन 6, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। दोस्तों इसके बारे में बहुत डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं मैं। हमारे शरीर में जो ये गर्दन का हिस्सा है, यहां पर जो आवाज प्रोड्यूस करता है, जो वॉइस प्रोड्यूस करता है, उसी को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। और इसी का जो साइंटिफिक नेम है लैरिंग्स है। क्या नाम है, लैरिंग्स। तो देखते ऑप्शन में है, देखो स्टोमक, हमारा पेट थोड़ी आवाज प्रोड्यूस करता है। आप बोलोगे सर पेट में गुड़गुड़ होता है वो तो आवाज आती है, वो एक अलग बात हो गई। ये वो आवाज की बात हो रही है जिससे हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर हार्ट, दिल की धड़कन की आवाज आती है हमें, बट वो आप बोलोगे नहीं कि वो आवाज की प्रोडक्शन वहां से हो रही है। रियलिटी में प्रोडक्शन आवाज की लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स से ही होती है। तो डी माउथ, हम मुंह से बोल जरूर सकते हैं, बट मुंह के पीछे बैक एंड पे कोई चीज है जिसमें वाइब्रेशन हो रही है, जो उस चीज को प्रोड्यूस, साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, वो माउथ से प्रोड्यूस नहीं हो रही है। माउथ जो एक जरिया है आगे पहुंचाने का, रियलिटी में प्रोडक्शन पीछे के एंड पे हो रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। डन? मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। मैंने इसकी भी फिगर ली थी वैसे, क्यों नहीं दिखी यहाँ पे। हाँ, तो वो लैरिंग्स की फिगर दोस्तों एक और क्वेश्चन में आ गई है, वो क्वेश्चन मैं बाद में समझाऊंगा आपको। तो ये देखो, ये पूरा मैंने आपको चेहरा बनाने की कोशिश करी है, और ये जो हिस्सा है हमारी गर्दन का, ये जो हिस्सा दोस्तों, इसी को क्या बोला जाता है, लैरिंग्स बोला जाता है। क्लियर है? अब बहुत सारे ऐसे टर्म्स यहाँ पे यूज किए जो कि बायोलॉजी के हैं, तो मेरे को बायोलॉजी के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ लैरिंग्स बताना चाहता हूं जो फिजिक्स का एक हिस्सा है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? फिजिक्स क्यों? क्योंकि साउंड वेव्स की प्रोडक्शन है यहाँ पे। चलिए, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, द एक्रोनिम सोनार स्टैंड्स फॉर। अभी हमने सोनार देखा, बट जब हमने सोनार देखा, मतलब बताया, समझाया, वहां पर हमने फुल फॉर्म जो है वो अभी नहीं बोली थी, क्योंकि मुझे मालूम था क्वेश्चन है एक ऐसा है। अब आपको बतानी है, जब हमने साउंड टॉपिक के अंदर सोनार टॉपिक पढ़ा था, तब सोनार की मैंने पूरी एब्रिविएशन जो है वो भी बताई थी। क्या होता है सोनार, फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एसओ से क्या स्टैंड करते हो आप? एसओ से हम स्टैंड करते हैं साउंड। एनए से क्या स्टैंड करते हो? याद करो अभी फिगर्स, ये ऑप्शंस को, अभी ऑप्शंस को मत देखो, क्योंकि ऑप्शंस को देखने के बाद हमें बहुत बार कंफ्यूजन के, हम डायलेमा में फंस जाते हैं। तो आप खुद पहले बनाने की कोशिश करो। एनए स्टैंड्स फॉर व्हाट? नेविगेशन, याद है? और आर से मैंने आपको क्या बोला था? आर से मैंने आपको कहा था रेंजिंग। तो फिर मैंने आपको बोला कि अब आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन है क्या, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग चाहिए मुझे। साउंड, नेविगेशन एंड रिंगिंग ये गलत है। तभी मैं बोल था अगर आप डायरेक्ट ऑप्शंस को रीड करोगे तो 2-3 वर्ड्स बिल्कुल एक साथ देखने को मिलेंगे, एक जैसे देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कि आप एक्साइटमेंट में आके उसको टिक कर दो। तो देखना भाई, हमें प्रॉपरली साउंड, नेविगेशन, रेंजिंग ये वर्ड चाहिए। यहां रेंजिंग नहीं आ गया, यहां रिंगिंग आ गया, इसलिए ये गलत हो गया।
दूसरा ऑप्शन देखो, साउंड नोडेशन एंड रेंजिंग, ये भी गलत। साउंड ठीक है, रेंजिंग ठीक है, बट यहां नोडेशन आ गया, दिस इज रॉन्ग। तीसरा आ गया साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यस दोस्तों यही चाहिए था हमें, साउंड भी आ गया, नेविगेशन भी आ गया, रेंजिंग भी आ गया। फोर्थ गलत होगा, चेक करते हैं, साउंड रेंजिंग भी है बट यहां दोस्तों नरेशन आ गया, इसलिए ये गलत है। तो कौन सा सही जवाब हो गया हमारे लिए? ऑप्शन नंबर सी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7th। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8th। The persistence of audible sound due to successive reflections from the surrounding after the source has stopped to produce that sound is called। बोल रहे हैं कि आवाज का हमारे कानों में रहना, persistence का मतलब क्या हो गया? रहना, audible sound का। बट ऐसा क्यों होता है? क्योंकि successive reflections होते हैं, बार बार रिफ्लेक्शंस होते हैं सराउंडिंग से। आफ्टर द सोर्स हैज स्टॉप टू प्रोड्यूस, यानी वो सोर्स जो आवाज को प्रोड्यूस कर रहा था वो तो रुक चुका है आवाज प्रोड्यूस करने से, बट वो आवाज सराउंडिंग से रिफ्लेक्शन करने के बाद, बार बार रिफ्लेक्शन करने के बाद हमारे कानों में अभी भी परसिस्ट करती है, रहती है। तो उसे क्या बोलते हो आप दोस्तों? क्या आप उसे इको बोलते हो, क्या रेवर्बरेशन बोलते हो, क्या रिफ्लेक्शन बोलते हो, क्या रेयरफेक्शन बोलते हो? दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट होते हैं, ना ही हम उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ना ही हम उसे रेयरफेक्शन बोलते हैं। दोस्तों रेयरफेक्शन और कंप्रेशंस एक लॉन्गिट्यूडनल वे में बनते हैं, वो साउंड वे में बनते हैं, यानी इस वे में भी बनते होंगे, बट ये कुछ और चीज पूछ रहा है। अगेन रिफ्लेक्शन तो हो रही है, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन हो रही है, बट ये पूरे सक्सेसिव रिफ्लेक्शन की वजह से जो आवाज का ठहरना है ये उसके बारे में पूछ रहा है, यानी ये भी सही नहीं हुआ। अब सवाल आता है क्या ये रेवर्बरेशन है, क्या ये इको है? दोस्तों मल्टीपल रिफ्लेक्शंस जब मैंने आपको कहा था, मैंने बड़े साफ शब्दों में आपको ये वर्ड इस्तेमाल करके बताया था, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो मल्टीपल का मतलब क्या हो गया? बार बार। आप इसे ये भी बोल सकते हो कॉन्जिक्यूटिव रिफ्लेक्शन, आप इसे ये भी बोल सकते हो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, यानी एक के बाद एक। तो ये चीज आपको जो दे रही थी वो क्या दे रही थी? याद आया? ये दे रही थी रेवर्बरेशन। रेवर्बरेशन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो सही जवाब है। अरे इको जो है वो भी क्या होती है? हेलो हेलो, यानी एक बार रिफ्लेक्शन करने के बाद अगर आपको एक बार आवाज सुनाई दे रही है तो इको, बार बार अगर आवाज सुनाई दे रही है तब रेवर्बरेशन। ये बार बार बोल रहा था, रेवर्बरेशन सही जवाब है। 9th, टेक्निक यूज्ड टू लोकेट अंडर वाटर डेप्थ्स। वो टेक्निक जिसका इस्तेमाल करते हैं अंडर वाटर, पानी के अंदर की गहराइयों को मापने के लिए या फिर उन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने के लिए जो डीपली ओशंस के अंदर पड़े हैं, वो टेक्निक का नाम क्या है? अरे अभी इसी सवाल को दूसरी भाषा में, दूसरी लैंग्वेज में पूछा गया था पहले, दूसरे वर्ड्स में पूछा गया था पहले। लैंग्वेज तो इंग्लिश ही थी। अब वो कहां पूछा गया था आइए मैं बता देता हूं आपको। एक बार यहां पूछा गया, फिर कहां पूछा गया, एक बार यहां भी पूछा गया, डेप्थ ऑफ ओशन, याद है ना आपको? तो अब आपसे दोबारा ये सवाल पूछा है कि टेक्निक का नाम बताओ जो डेप्थ मेयर करने के काम आता है अंडर वाटर और डीप ओशन में अगर कोई चीज पड़ी हुई है। तो सोनार, ऑप्शन नंबर ए, फुल फॉर्म क्या थी? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। बाकी ऑप्शंस देखिए, क्या ऐसे सर्च बोलते हैं? सर्च तो हो गया ढूंढना, यार ये टेक्निक का नाम बोल रहे हैं। क्या इसे नोटा बोलते हैं? नोटा ये वो नहीं है कि आपने वोट डाले नहीं जाना तो आप नोटा को टिक करोगे, ये नोटा बेसिकली नन ऑफ द अबव बोला होगा उसने। क्या ये रेडार है? बिल्कुल रेडार भी नहीं है, तो ये सोनार था। डॉल्फिन्स बैट्स यूज विच टाइप ऑफ साउंड? डॉल्फिन्स और बैट्स जो है ये किस तरह की साउंड का इस्तेमाल करते हैं नेविगेशन करने के लिए और खाने को ढूंढने के लिए डार्क में? अरे अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही इस्तेमाल होता है खाने को ढूंढने के लिए और साथ ही किसके लिए? नेविगेशन करने के लिए। मैंने बताया था आपको डॉल्फिन्स, बैट्स, कैट्स एंड डॉग्स, जब हमने अल्ट्रासोनिक वेव्स पढ़ी थी। अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन सी है? जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है? 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा। ये वो है अल्ट्रासोनिक वेव्स, याद है आपको? ठीक है, इसी को दूसरी लैंग्वेज में बोलेंगे हम 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की जो फ्रीक्वेंसीज होती है ना, उससे ज्यादा की जो फ्रीक्वेंसीज होती है उसी को क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक्स। क्लियर हो गया पॉइंट? मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11th, माइक्रोफोन इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म द। बोल रहे माइक्रोफोन कौन सी डिवाइस है, यानी वो क्या काम करती है? तो सबसे पहली बात, माइक्रोफोन क्या आपने देखा है? मैं आपको दिखा देता हूं। ये दोस्तों जो मैं यूज कर रहा हूं, दिस इज ऑल्सो माइक। ये माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन को ही शॉर्ट में MIC माइक बोलते हैं। ठीक है, रियलिटी में माइक आप शायद सोचते हो कि ये वाला माइक, ये वाला माइक नहीं भाई। माइक हमेशा स्पेलिंग में ऐसा होता है MIC, क्योंकि MIC निकला कहां से? माइक्रोफोन से निकला। क्लियर हो गया पॉइंट आपको?
चलिए, तो दोस्तों ये मेरे हाथ में जो है जिससे आप आवाज बड़े अच्छे से सुन पा रहे हो, ये माइक है। अब हुआ क्या, मैं कुछ बोल रहा हूं, मेरा मोटिव क्या है इसको इस्तेमाल करने का कि आपको अच्छे से सुनाई दे। तो मैं कुछ बोल रहा हूं, यानी मेरे जो साउंड सिग्नल्स हैं वो इसके जरिए कन्वर्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, जो कि इस वायर के जरिए जा रहे हैं। अरे वायर में आवाज तो नहीं जा सकती, अगर आवाज जा रही होती, कहीं पर कट लग गया होता, तो जब वो कट बाहर उधर से अगर हमारी आवाज बाहर आ रही होती तो हमें वहां पे कुछ सुनाई देता। यानी कि जो भी रास्ते में आप बहुत सारी तारे देख रहे हो, तो वो तारे अगर अगर उन तारों से हम बोल सकते हैं कि साउंड सिग्नल्स जा रहे हैं, तो जहां पे तारों में ब्रेकेज आई होगी आपको वहां से हेलो हेलो सुनाई दे रहा होगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा अगर होता तो पहले जब दूसरे लैंडलाइन टेलीफोन मोबाइल्स थे, आज के टाइम पे भी होते हैं कुछ लोगों के घर, तो वो तारों के जरिए कनेक्ट होते थे। और आपको मालूम होगा बड़ी जगहों पे ब्रेकेजेस आती थी, तो क्या लोग जब बात करते थे एक दूसरे से रात को 12 बजे रोमांटिक बातें, तो क्या वो ब्रेकेज आने की वजह से सारी रोमांटिक बातें पूरे मोहल्ले में सुनाई देती थी? ऐसा थोड़ी होता है। तो बेसिकली हमारी साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती इस वायर से, हमें अपनी साउंड को कन्वर्ट करना पड़ता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ये माइक वो काम करता है, ये माइक मेरी आवाज को साउंड सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, यानी माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, साउंड सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्लियर हो गया? माइक्रोफोन एक ऐसी डिवाइस है जो ट्रांसफॉर्म करती है साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ध्यान से देखना, आपको यहां भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल और साउंड सिग्नल मिल रहा है, बट ये गलत है। ये बोल रहा है इलेक्ट्रिकल को साउंड में करती है, नहीं। इलेक्ट्रिकल को साउंड में कौन कन्वर्ट करता है दोस्तों? लाउड स्पीकर, या सिंपली जो स्पीकर्स होते हैं, स्पीकर में क्या होता है, आवाज आती है बाहर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होता है साउंड सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल गेट्स कन्वर्टेड इनटू साउंड स्पीकर्स के जरिए, बट माइक्रोफोन्स के जरिए साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल। मूविंग टू नेक्स्ट, ये तो गलती हो गया, साउंड इनटू लाइट या लाइट इनटू साउंड, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर हाउ मेनी वोकल कॉर्ड्स इन द ह्यूमन वॉइस बॉक्स? दोस्तों ह्यूमन वॉइस बॉक्स यानी कि वही वॉइस बॉक्स क्या हो गया, LARYNX, लैरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक है। माइक्रो ह्यूमन वॉइस बॉक्स है लैरिंग्स, ये लिखा भी है मैंने, LARYNX। तो लैरिंग्स जो होता है, इसमें कितने वोकल कॉर्ड्स है दोस्तों? ये सिंपली आपको याद रखना है, 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं, 2। ये देखो, ये ना वोकल कॉर्ड्स दिख रहे हैं आपको, और सिंपल ये भी तो पता है, वोकल कॉर्ड नहीं बोला, कॉर्ड्स बोला है, तो एक से तो ज्यादा ही होंगे, और होते 2 हैं। वो अब आपको फिगर में अगर दिख रहा है तो बढ़िया, नहीं भी दिख रहा आप एक बार गूगल सर्च करिएगा। देखो 2 लाइंस आई है, दिख रही है 2 लाइंस, इसका मतलब साफ है कि 2 ही वोकल कॉर्ड्स होंगे। तो उनका काम क्या होता है? वही प्रोडक्शन ऑफ साउंड होता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पीपल ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे इंसान जो है वो बुजुर्ग होने शुरू हो जाते हैं, तो उनके कान जो है वो कम सेंसिटिव हो जाते हैं। कौन सी फ्रीक्वेंसीज के लिए? दोस्तों जब मैंने आपको ऑडिबल वेव या ऑडिबल साउंड पढ़ाया था, तो मैंने आपको वहाँ पर समझाया था कि ऑडिबल रेंज नॉर्मली इंसान की होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। याद है ना, 20 किलो हर्ट्ज बोलो या 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी वहाँ पर कि ये होती है नॉर्मल ह्यूमन एयर की, या एक एडल्ट नॉर्मल ह्यूमन एयर, हेल्दी ह्यूमन एयर। बट अगर एक इंसान अभी पैदा हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ है, तो वो 20,000 से तक नहीं, बल्कि वो 30,000 हर्ट्ज तक भी सुन सकता है। एक छोटे बच्चे जो है वो कई ऊंची आवाजों की, ऊंची फ्रीक्वेंसी की आवाजें भी सुन सकते हैं। बट मैंने आपको ये भी बताया था कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके कानों की क्षमता सुनने की कम हो जाती है, वो लेस फ्रीक्वेंसीज को सुन सकते हैं, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक नहीं, बल्कि 20 हर्ट्ज से शायद 13,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं वो। तो इसका मतलब हो गया कि हायर फ्रीक्वेंसीज को सुनने में उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि अब उनके कान जो है वो, उनमें आप बोल सकते हो ना, बुढ़ापे आने की वजह से कानों की जो क्षमता होगी सुनने की वो कम हो गई, तो हायर फ्रीक्वेंसीज नहीं वो सुन पाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? उनके कान कम सेंसिटिव हो जाएंगे। किसको? हायर फ्रीक्वेंसीज को, ऑप्शन बी को। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि 20 हर्ट्ज से लेके नॉर्मली तो 20,000 हर्ट्ज तक होता है, ठीक है। ये किसके लिए बोला मैंने? एक नॉर्मल और एक एवरेज ह्यूमन के लिए। बट जब आप ओल्डर हो जाओगे तो फिर आप 20 हर्ट्ज से लेके थोड़ा कम तक, यानी सिर्फ 13,000 हर्ट्ज तक ही सुन पाओगे, 13,000 हर्ट्ज तक। यानी मुझे फिर 13 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ये मुझे सुनाई नहीं देगा। और ये कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं दोस्तों? ये है हमारे लिए क्या चीज? हायर फ्रीक्वेंसीज।
क्लियर हो गया पॉइंट? ये है हायर फ्रीक्वेंसीज। चलिए मूविंग टू क्वेश्चन 14th। टू हेयर क्लियर इको, एक अच्छे से इको सुनने के लिए जो मिनिमम दूरी चाहिए हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ऑब्जर्वर के बीच में, यानी जिस सरफेस से आवाज रिफ्लेक्ट हो रही है और वो इंसान जो कि उसको सुनना चाहता है, तो उसके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए? क्या वो 17 सेंटीमीटर है, क्या वो 17 मीटर है, क्या वो 17 मिलीमीटर है, या फिर वो 71 मीटर? दोस्तों ऑप्शंस देख लो, घुमाए हुए हैं, देखने में कुछ लगभग एक जैसा लिख रहे हैं। पहले 3 ऑप्शन में तो 17 ही दिख रहा है और 4th ऑप्शन में 1 और 7 को उल्टा नीचे कर दिया, यानी 71 कर दिया। अब यहां गलती लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि 17 तो हर एक बच्चे को याद होगा, बट उसके साथ मीटर था, सेंटीमीटर तक क्या था, वहां पे प्रॉब्लम आती है दोस्तों। सेंटीमीटर तो बहुत छोटा सा हो गया, ऑब्वियसली 17 सेंटीमीटर हो ही नहीं सकता। मिलीमीटर तो आप भूल ही जाओ, वो तो बिल्कुल ही छोटा सा हो गया। और ना ही 71 मीटर, ये 71 मीटर जो काफी ज्यादा है। हमने क्या आंसर रखा था इसका? 17 मीटर्स। तो ऑप्शन बी 17 मीटर्स वो होना चाहिए। मैं विजुअलाइजेशन करवा देता हूं। ये आ गया सोर्स, ये आ गया ऑब्जर्वर। सोर्स ने कुछ बोला, ऑब्जर्वर ने सुना, ये डायरेक्ट वे में सुन रहा है, बट यहां पर एक वॉल थी। सोर्स ने कुछ बोला, वॉल को टकराई आवाज और ऑब्जर्वर तक गई। ये क्लियर हो गया आपको? अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लेके यहां ऑब्जर्वर तक की दूरी, ये कम से कम 17 मीटर्स होनी चाहिए, मिनिमम 17 मीटर। उससे ज्यादा जितनी मर्जी हो, बट 17 से कम नहीं होनी चाहिए। मिनिमम का मतलब ये होता है। चलिए मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ साउंड, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो टेम्परेचर के बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फर्क है? मैंने आपको इफेक्ट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स ऑन द स्पीड ऑफ साउंड पढ़ाया था। मैंने वहां पर विंड का इफेक्ट पढ़ाया था, मैंने वहां पर आपको ह्यूमिडिटी का इंपैक्ट पढ़ाया था, मैंने वहां पर आपको टेम्परेचर का पढ़ाया था। तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, याद करो आप। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल्स जो है वो फुदकने शुरू हो जाएंगे और हमारी आवाज को आगे तक प्रोपगेशन करने में और आसानी होगी। यानी टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी की बढ़ने की वजह से हमारी स्पीड ऑफ साउंड बढ़ रही है। तो डायरेक्ट हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ साउंड विल आल्सो इंक्रीज। द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, स्पीड जो है वो भी इंक्रीज करेगी। तो ये था दोस्तों 15 सवाल। मैं फिर भी यहां लिख देता हूं यही बात जो मैंने अभी बोली। क्या? जब टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी बढ़ती है, और इसकी वजह से जो हमारी स्पीड है किसकी? ऑफ साउंड, वो भी क्या कर जाती है दोस्तों? बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये थे 15 वो सवाल जो साउंड के चैप्टर से थे, जरूरी थे, और उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अरे जरूर कमेंट करें आप, कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और यकीन माने बहुत मजा आता है, ताकि हम और मोटिवेट होकर और अच्छे चैप्टर्स जो है वो आपको समझा पाए, नए लेक्चर्स आपके लिए लेकर आ पाए। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो मुझे, मंजिल भारत को, रणधीर सर को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स जो है वो मिल जाएंगे, आप वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज और हर वो सोशल मीडिया चैनल जहां पर हमारी बोल सकते हैं कि हमें होना चाहिए, वो उसके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर सकते हैं आप वहां से हमें। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा नेक्स्ट चैप्टर आप क्या चाहते हैं, किस पर वीडियो आपको मिली। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।